फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव खरे उपस्थित हैं। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। राजीव जी, आप सतना को वर्तमान समय में संभाग बनाने की मांग कर रहे हैं जी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सतना को संभाग क्यों बनाया जाना चाहिए? संभाग बनने से सतना की जनता को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि अगर हमको संभागीय स्तर के जैसे कमिश्नर का केसेस हैं या कुछ ऐसे जो संभागीय डिपार्टमेंट हैं या उदाहरण के लिए हम यूनिवर्सिटी ले लें, तो अभी ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। अगर बच्चों की शिक्षा के लिए हमें लेकर के जाना है तो हमें या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो खुली हैं, प्राइवेट कॉलेज, हमें उनमें जाना पड़ेगा, उनका सहारा लेना पड़ेगा। और अगर हमको संभाग मिलेगा तो इन चीज़ों के लिए लड़ाई हमको लड़नी नहीं पड़ेगी, ये स्वतः हमको मिलेंगे। हमको जो संभागीय मुख्यालय के जो फायदे हैं वो सतना को स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ की शिक्षा के लिए भी हमको दो बड़े संस्थान मिलेंगे, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी जी। चूँकि जैसे रीवा संभाग है तो रीवा में सरकारी यूनिवर्सिटी है। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने में जो एजुकेशन का स्तर होता है वो भी अच्छा मिलता है, और साथ ही साथ जो बच्चों को पैसा फीस लगती है वो भी बहुत क्योंकि कम जो लगती है। प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो शिक्षा को व्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से तो आते नहीं, वो तो सिर्फ अपना पेट और अपनी तिजोरी भरने के हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है। और एक शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की फीस और एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की फीस में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर आता है। लेकिन आप जिस तरीके की मांग कर रहे हैं, एक अधिवक्ता के नाते, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते, इस तरीके की मांग तो कायदे से नेताओं को करनी चाहिए कि माने जिनको वोट की ख्वाहिश होती है, जिनको ये लगता है कि हम इस तरीके की कोई मांग करेंगे तो जनता हमसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जो मांग नेताओं को करनी चाहिए थी इस जिले के, वो मांग आप कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आपकी इस मांग के बाद भी कोई नेता या कोई राजनीतिक दल आपकी इस मांग का समर्थन करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे ये बात बिल्कुल सही है। चूँकि वर्तमान परिदृश्य में राजनेता उसी दिशा में चलता है जहां उनको एक लाभ हो कहीं इससे, तो चूँकि वोट बैंक का भी ऐसा लाभ इसमें इस दिशा में उनको नहीं दिखता है और इसलिए वो इस पर नहीं बढ़ते। लेकिन अगर वो संभाग की कोई भी माने चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या अन्य भी राजनीतिक दल, अगर सतना को संभाग बनाने की बात वो करेंगे तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नुकसान होगा। नहीं, उनको फ़ायदा ही होगा। लेकिन कोई भी नेता इस दिशा में, माने आपने मांग कर दी है इसलिए उनको लगता होगा कि नहीं, अगर हम इस बात का समर्थन करते हैं तो हम राजीव खरे के पिछलग्गू कहलाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्या? अब ये तो उनके सोच की बात है, इस पर कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि सतना को संभाग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, नेता आपकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो करना चाहिए। जनता भी आपका समर्थन करती हुई नहीं, जनता समर्थन कर रही है। चूँकि इस मिशन को लेकर के मैं 2019 में मैंने कई जगह कैंपेन किया और जाकर के मैहर में या और भी जगहों पर, और हमने इस पर एक बीच में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था जी। और उस पर हमने लगभग एक मुश्त 3000 पोस्ट कार्ड मैंने लोगों से हस्ताक्षर कराए और 2019 में ये मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उनके द्वारा इसका पावती भी मुझे भेजा गया था कि आपके द्वारा 3000 पोस्ट कार्ड हमको प्राप्त हुए इस परिप्रेक्ष्य में जी। और उसके बाद भी बीच बीच में भेजे लगभग ऐसे 5000 पोस्ट कार्ड जो कि लोगों ने हस्ताक्षर करके उसमें लिखा कि हाँ, सतना को संभाग बनना चाहिए और हम इस विचार पर सहमत हैं। तो ऐसा मान पहुँची हुई है ऊपर तक। मुख्यमंत्री के अलावा भी कहीं कोई आपकी मांग आपने रखी हो और उसका कोई समर्थन किया हो? जैसे सतना जिले के किसी क्षेत्रीय प्रतिनिधि के सामने आपने कोई मांग रखी हो और उसने कभी आपकी इस मुहिम को सराहा हो या आपकी इस मुहिम में एक हिस्सा या एक जोरदार भागीदारी करने की कोई नहीं? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया। ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी के अलावा राजभवन को जरूर इस बारे में भेजा था और राजभवन की तरफ से भी उन्होंने चूँकि फॉरवर्ड कर दिया था कि भाई ये विषय तो चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो उन्होंने उनको संदर्भित कर दिया था कि वो इस पर विचार करेंगे। अच्छा, आपने एक
संभाग बनाने की बात की, तो संभाग बनाने के दृष्टिकोण से कुछ दिक्कतें होती होंगी या कुछ क्राइटेरिया होता होगा, तो आपको लगता है कि सतना संभाग बनने की हैसियत रखता है या उस क्राइटेरिया में आता है? हाँ, वो एक्चुअली उस क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि उसके लिए एक सबसे मुख्य कारण होता है कि हम कितना रेवेन्यू दे रहे हैं। तो सतना ज़िला एक बहुत बड़ा मात्रा में रेवेन्यू देने वाला है। दूसरी चीज़, उसके लिए दूसरी आवश्यकता रहती है कि हमारे पास ज़िले हों जी। चूँकि वर्तमान में सतना ज़िला खुद ही इतना बड़ा एरिया है कि अगर उसके पार्टीशन करके और नया डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया जाए तो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। और शायद जिस रफ्तार से सीएम डिस्ट्रिक्ट बनाने में चल रहे हैं तो मैहर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो मैहर, सतना और हमारा पड़ोसी ज़िला कटनी या पड़ोसी ज़िला पन्ना की स्थिति ये है कि बहुत पिछड़ा हुआ है। और पन्ना ज़िले का अगर जो आदमी है, अगर अजयगढ़ से चलता है और वो संभाग के लिए जाता है तो वो 2 बजे के बाद वो अपने संभाग पहुँचेगा सागर। वो कब काम करके वो लौटेगा ये कहना मतलब मुश्किल नहीं। मतलब अगर उसको हम एक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो जिस तरीके से शहडोल माने पहले रीवा संभाग में था, उसके बाद उसको अलग से संभाग बनाया गया और शहडोल संभाग में उमरिया और अनूपपुर और शहडोल 3 जिले मिला करके उसको संभाग बना दिया गया। तो निश्चित तौर आपकी बात में दम है और आपकी परिकल्पना जो है वो अगर प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक लोग ईमानदारी से उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करें तो वाकई में सतना संभाग बनने की हैसियत रखता है, क्योंकि सतना अपने आप में एक ज़िला होगा। दूसरा ज़िला अगर मैहर बनता है तो दूसरा ज़िला वो शामिल हो जाएगा और निश्चित तौर पे पन्ना जो है वो 17 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पन्ना के लोगों के लिए ये एक बेहतर चीज़ हो जाएगी कि वो अपने संभागीय मुख्यालय से बहुत कम पैसों में संभागीय मुख्यालय पहुंच सकते हैं और संभागीय मुख्यालय तक आने जाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी सागर की तुलना में। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा मैं जी, जब मैं बराबर इस अभियान पर पत्राचार कर रहा था जी, तो फिर मैंने RTI लगा करके भी मध्य प्रदेश सरकार से मांगा था कि भाई आपको हम बराबर पत्राचार कर रहे हैं, आपके द्वारा इस पर क्या किया गया। तो राजस्व विभाग के द्वारा मुझे लगातार 2-3 पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी कि हमने तत्कालीन जो कलेक्टर थे उनको यहाँ पर पत्र भेज करके और उनसे अभिमत मांगा था कि सतना को संभाग बनाए जाने की दिशा में और मैहर या चित्रकूट जो इनको ज़िले के बनाने की दिशा में आपके द्वारा क्या राय है, वो उनसे बराबर 2-3 बार मांगी गई थी। अब उनके द्वारा भेजी गई या नहीं भेजी गई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। सतना शहर को आप ये मानते होंगे कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से सतना एक बड़ा व्यावसायिक शहर था, रेलवे से कनेक्ट था, तो जिस हिसाब से सतना का विकास समुचित विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, ये मुझे लगता है आप भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदारी अगर देखें तो राजनेताओं की भी है और जनता की भी है। प्रशासनिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रशासनिक तो अब नौकरी करने आता है, वो 1 साल 2 साल रहा, तीसरे साल अन्यत्र चला गया। तो जो मुख्य जिम्मेदारी है वो हमारी क्षेत्र की जनता की भी है और हमारे राजनेताओं की भी है कि राजनेता भी उस विजन से काम करें कि हमको हमारे क्षेत्र को कितने आगे ले जाना है, क्योंकि उन्हीं के वोट से तो आप जीत करके आगे काम कर रहे हैं। तो अगर आपका वो विजन नहीं है कि हमें अपने क्षेत्र को क्या सुविधाएं देना है, क्या नई उपलब्धियां दे देना है, तो विकास फिर कैसे हो पाएगा। जैसे अभी आज आपने देखा कि सतना में एयरपोर्ट पहले से है, लेकिन वो एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी सतना को पहले मिल जानी चाहिए थी, वो एयरपोर्ट उठ के रीवा चला गया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विजन की कमी है या जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक रूप से नकारापन जिसको कहा जा सकता है कि हमने अपने क्षेत्र के प्रति विकास के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तमाम, जैसे यहाँ से एक आपने को भी जानकारी होगी कि इंडियन ऑयल का यहाँ पे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो होता था, वो भी यहाँ से उठ के चला गया। तो मतलब सतना के हिस्से में चीज़ें जुड़ी नहीं हैं, घट रही हैं। सतना के पास जो था उसमें भी कैंची चल गई और हमारे यहाँ के जो नेता थे, जो जिम्मेदार लोग थे जिन्हें मुंह खोलना था, वो अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहे। बिल्कुल सही बात है। और इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम के अंतर्गत छोटी जगहों को
जोड़ने के लिए, और मतलब एक पूरी तरीके से ये कहना चाहिए बहुत अच्छा अवसर था। और सबसे बड़ी चीज़ तो इस समय ये है कि मध्य प्रदेश से जो इस नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो हमारे पास तो उनको बताने के लिए भी भाई ये है कि आप अनजान नहीं हैं सतना से। और सतना की जो हवाई पट्टी है, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की ये रीवा से बड़ी है, बड़ी हवाई पट्टी। सतना की हवाई पट्टी का जो मैंने डाटा निकाला था आरटीआई से, तो जबलपुर के बाद दूसरे नंबर की हवाई पट्टी है, रीवा से काफ़ी बड़ी हवाई पट्टी है जी। मतलब 40 सीटर प्लेन उसमें बड़े अच्छी तरीके से उड़ान भर सकते हैं अगर उसको व्यवस्थित। आपने एक चीज़ अभी और देखा होगा कि खजुराहो में एयर होस्टेस को ट्रेनिंग देने के लिए एक महाविद्यालय खोल दिया गया। रीवा में कनेक्टिविटी शुरू हुई, वहाँ मैंने एयरपोर्ट। 17 को एरोप्लेन में या एयर कनेक्टिविटी के मामले में मतलब कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कायदे से यहाँ मिलनी चाहिए थी। हाँ, उस पर एक भी स्टेप आगे ही नहीं बढ़े हैं एक्चुअली। इस राजनीतिक नकारेपन को कैसे दूर किया जा सकता है राजीव जी? मतलब ये एक बड़ी समस्या है सतना के लिए कि बीते 10-20 वर्षों में आप भी देखें, मैंने जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस बात को दबी जुबान महसूस करता है। बहुत सारे लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आप वकील हैं, हम पत्रकार हैं, इसलिए हम बहुत सारी बातें राजनीतिक नकारेपन की कर लेते हैं। लेकिन ये एक दर्द सतना के आम आदमी का है। इसको मतलब इस दर्द को या इस राजनीतिक नकारेपन को हम आप मिल करके या जनता में ऐसा क्या प्रयास किया जाए कि इस राजनीतिक नकारेपन को दूर किया जाए? इसके लिए तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जब अगर जनता को दिमाग में आएगा, उनको समझ में आएगा कि हमको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और हम इनसे वंचित हो रहे हैं, तो शायद अगर वो जागरूक। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी राजीव जी कि जब कोई सुविधा लाने की बात होती है तब यहाँ के नेताओं का नकारापन बहुत स्पष्ट दिखता है, लेकिन कोई सुविधा जब आ जाती है तो उसका श्रेय लेने के लिए नेता जो है वो इस कदर दौड़ते हैं कि फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सब कुछ हम ही ने किया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी तो आप लोगों ने भी कोई आंदोलन या कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप लोगों ने भी संघर्ष किया था। क्या था वो संघर्ष? मेडिकल कॉलेज के लिए जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, सबसे जो पहली शुरुआत अगर कहना चाहिए वो हमने ही की थी। और आपको बता दें, जो धवारी चौराहा है, धवारी चौराहा से एक बैनर लगा करके और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी जी। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग उसमें जुड़ते गए। लेकिन शुरुआत में जो पहला दिन था मेरा, वो मुझे आज भी याद है कि लोग निकलते थे गाड़ी से रुक करके और देखते थे, बोले काहे का बैनर लगाया, अच्छा मेडिकल कॉलेज, ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलता है क्या? हंसते थे और चले जाते थे। लेकिन आगे चल करके स्थिति ये हुई, धीरे धीरे एक वो बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, सतना के सारे लोग एकजुट हुए, बाद में फिर राजनेता भी आगे आए और अंत में मध्य प्रदेश सरकार ने रिकमेंडेशन भेजी केंद्र को और केंद्र ने मेडिकल कॉलेज दिया और आज मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जनता को इससे, और उस पर भी मैंने जो अभियान चलाया था उस पर एक नई चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम सतना में होल्डिंग जो लगवाई थी मैंने, वो होल्डिंग ऐसी लगी थी जिसमें समाचार पत्रों की कटिंग लगी थी, जिनमें मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारियाँ छपती थी। पूरी उसकी मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में वो होल्डिंग लगी थी, ना कि किसी व्यक्ति या किसी चेहरे की फ़ोटो थी। तो इस तरीके से वो एक लोगों के अंदर जागरूकता भरी गई और उसके बाद जब लोग सड़क पर उतरे तो मेडिकल कॉलेज मिल गया और आज अस्तित्व में आ चुका है। लेकिन एक चीज़, चूँकि मुझे ये ध्यान था कि मेडिकल कॉलेज की लड़ाई आपने शुरू की थी, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज खुल गया तो आपने श्रेय लेने की कोई कोशिश नहीं की, कहीं आपका कोई वक्तव्य नहीं आया, कहीं कोई बयान नहीं आया कि साहब हमने भी मेडिकल कॉलेज की कोई लड़ाई लड़ी या हमने इसलिए कोई प्रयास किया था तो हमें भी कुछ इस बात के लिए हमारा भी अभिनंदन वंदन। वो ये उनको सोचना चाहिए था, अगर नहीं सोचा तो हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब श्रेय जिसको लेना है ले लो। मैंने कुल मिलाकर के आपको ये लगा कि शहर के लिए एक बड़ी सुविधा मिल गई है, बड़ी सुविधा मिल गई, जो कहीं ना कहीं जब भी कोई निष्पक्ष इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं राजीव खरे अंकित होंगे। जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की कहीं ना कहीं कि मकान की जब नींव बनती है तो नींव नीचे ही रहती है जी, तो बस ये समझ लीजिए कि हम नींव हैं उसके। आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं, जब मैं कभी जिला न्यायालय की तरफ जाता हूं तो ये देखता हूं कि, और कहीं अन्य ज़िलों में भी जाता हूं तो देखता हूं कि वहाँ वकीलों के बैठने की एक व्यवस्थित व्यवस्था है, उनके चेंबर है कुछ, लेकिन सतना भले ही कितना भी विकसित ज़िला हो, लेकिन जब हम न्यायालय की तरफ नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी किसी कस्बे में खड़े हैं या किसी गरीब व्यवस्था के हम लोग शिकार हैं। तो आज की तारीख में वकीलों के बैठने तक की व्यवस्था ठीक से नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अगर हम हमारे जो तहसील क्षेत्र हैं जी, यहाँ तक कि हम रामपुर बघेलान चले जाएं या हम नागौद चले जाएं, मैहर चले जाएं जी,
यहाँ के जो जिला न्यायालय बन चुके हैं आज, उनके यहाँ वकीलों के बैठने से लेकर के और सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी दुरुस्त हैं। उसकी स्थिति में अगर हम सतना में देखें तो सतना में बहुत बदतर स्थिति में है, मतलब ना तो बैठने की अच्छी अगर व्यवस्था है। हम उनके न्यायालय की भवन की बाहर से फ़ोटो लें तो मैं मैहर का तो नहीं गया हूँ, लेकिन नागौद से निकला हूँ, तो जो न्यायालय का जो परिसर है, अगर उसकी फ़ोटो मैंने लगे तो वो दिखता है कि भव्य कुछ है। देखने में एक तो बड़े मतलब एक नागौद जो है, वो नागौद का जो न्यायालय है वो सतना जिला न्यायालय से देखने में बेहतर और भव्य दिखता है। और अंदर बैठने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कभी अंदर मतलब देखें, पूरा बड़े बड़े हॉल हैं, वहाँ व्यवस्थित तरीके से पूरा बैठने का है। यहाँ तो पूरा व्यवस्थित दिखता है, तो वो एक बहुत बड़ी कमी है। और जिला न्यायालय में यहाँ बैठने की उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये यहाँ व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे की वजह कौन है इस बात के लिए जिम्मेदार? इसमें एक्चुअली अभी हर बार क्या होता है कि जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग बनना है, शायद उस भवन में ये व्यवस्थाएं हों, और उसी कारण हर बार वो प्रक्रिया रुक जाती है। अभी फिर से ऐसा चल रहा है कि शायद जिला न्यायालय का नया भवन बनना है, इसी के आगे परिसर में पूरा ये टूट करके नया डेवलपमेंट होना है। तो अगर वो बनता है तो शायद उसमें ऐसी व्यवस्थाएं ये नया भवन बनना है, जिस तरीके से न्यायालय में तारीख पे तारीख दी जाती है, उसी तरीके से नया भवन बनना है। हम आज माने 20 वर्षों से सुन रहे हैं कि नया भवन बनना। कुछ दिनों पहले ये हुआ कि धवारी में कलेक्ट्रेट के बगल में बनेगा, तो कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध दिया, फिर वो खटाई में पड़ गया। फिर ये हुआ कि जहाँ है वहीं बनना है कुछ, वहाँ भी कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ ना किया, वो भी। तो आखिरकार ये पेच फंसती कहाँ है जा करके? ये एकजुटता ना होने के कारण है। जैसे धवारी में जब बनने की स्थिति चल रही थी, उस समय हाई कोर्ट जस्टिस ने आकर के अवलोकन भी किया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर वो कुछ कमियों के कारण कुछ ज़मीन कम पड़ गई या कुछ और दिक्कतें पड़ गई, फंड बीच में आने में समय लगा, इन सब के बीच तब तक दूसरा प्लान बन गया। अब वो नए प्लान पर चला गया है, तो फिर से वो क्योंकि कास्ट बढ़ जाती है, नए समय व्यतीत होने के आज भी आपके जो कई न्यायालय जो है जिनमें न्यायाधीश जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी चिड़ियाघर में आ गए हैं। जगह व्यवस्थित नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और जब तक वो सही तरीके से न्यायालय भवन नहीं बनेगा पूरा, और तब तक ना तो हमको नहीं लगता है कि शायद वकीलों के बैठने की भी व्यवस्थाएँ अच्छी हो पाएंगी। तो ये इसमें कमी किसकी है? माने न्यायाधीश लोग गड़बड़ करते हैं या वकील लोग गड़बड़? नहीं, इसमें न्यायाधीश लोगों की भूमिका नहीं रहती है। वो तो हमारे संघ, हमारे राजनेता, इन सब के विजन और इन सब के एकजुट होकर के प्रयास करके, क्योंकि जो फंड अलॉट होना है वो मध्य प्रदेश सरकार करेगी जी, जो अनुमतियाँ आएंगी वो हाई कोर्ट से आएंगी, तो वो एक कोऑर्डिनेशन पूरा होना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद ये रूप ले लेगा। अच्छा, वर्तमान में जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकलाप से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? उनका कार्यकलाप बीच में तो लगातार कोरोना 1-1.5 साल निकल गया जी, तो 1-1.5 साल का तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1-1.5 साल में जो लगा, मतलब ना तो बहुत अच्छा है ना बुरा है, एक सामान्य सा कार्यकलाप उनका था। मतलब बतौर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नाते जो वकीलों के हित में बेहतर कार्य होने चाहिए वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं अपन? हाँ, ये कह सकते हैं ऐसा कि मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कुछ उपलब्धि एक दिखना चाहिए। ऐसी उपलब्धि में अभी ऐसा कुछ उतना आगे तक नहीं वो पहुंच पाए, तो वो एक होना चाहिए था कि कुछ एक नया चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में या कुछ और चीज़ों में ऐसा कुछ दे जाते, ताकि वो लगता कि इनके कार्यकाल में एक नई चीज़ हमें प्राप्त हुई है संघ को, तो वो अभी नहीं बन पाया। एक पुस्तकालय भवन बस डेवलप हो पाया है, उसमें कुछ पिछले कार्यकाल का था, कुछ इनके कार्यकाल का था, तो वो एक लाइब्रेरी। जिस तरीके से राजनीति में एक जातिवाद का जहर घुला हुआ है, मैं अगर बीते 2-4-5 चुनावों की चर्चा करूं आपके जिला अधिवक्ता संघ में, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अधिवक्ता संघ में माने एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी ये जातिवाद का जहर घुल चुका है? ये जातिवाद का जहर एक्चुअली सतना एरिया है, इधर हर चीज़ों में जातिवाद है। सतना, हम चाहे वो छोटा चुनाव ले लें, अगर पार्षद का भी चुनाव है तो उसमें भी जातिवाद आड़े आता है, संघ का चुनाव है तो उसमें भी आड़े आता है, या बड़ा MP MLA के चुनाव होते हैं उनमें भी जातिवाद आड़े आती। जब हम पार्षदी के चुनाव करते हैं, उसमें चुनाव करते हैं, तो उसमें हम क्या होता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी वोट डालता है, एक गंवार व्यक्ति भी वोट डालता है, एक जिसका कोई विज़न नहीं है वो भी वोट डालता है। लेकिन अधिवक्ता संघ में जो वोट डालता है वो कहीं ना कहीं LLB करने के बाद ही वोट डाल रहा है, तो उसकी समझ और उसकी सोच
इतनी विकसित तो हो जाती है कि कौन सा व्यक्ति विजनरी है, कौन व्यक्ति काम कर सकता है, किसको हमें वोट देना चाहिए, कौन क्या कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी, अगर हम वो वहीं जा कर के अटक जाते हैं एक छोटी सोच पे, अब वो जातिवाद इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं और जातिवाद सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है। तो मतलब आपको भी इस समस्या का कोई अंत होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं 2-4-5 चुनाव में मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुए वो जातिवाद के साए में ही हुए। बिल्कुल, जातिवाद पहले नंबर पर रहता है, दूसरे नंबर पर फिर व्यक्ति या व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वो पहले नंबर सिलेक्शन में जातिवाद पहुंच जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि सारे इलेक्शन जितने होते हैं उनमें हम जब चुनाव कर रहे हैं तो हमको उसमें उस व्यक्ति को देखना चाहिए, उसके व्यक्तित्व को देखना चाहिए, तभी हम उससे अपेक्षा कर पाएंगे कि हमें कुछ मिलेगा। जबकि जिला अधिवक्ता संघ के कई अध्यक्ष जो थे वो यहाँ नामचीन थे। मतलब अगर हम उनके नाम का उल्लेख करें कि शायद मुरलीधर शर्मा भी थे, केपी शर्मा भी थे, RN सेन भी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, शायद लाल बहादुर सिंह भी रहे हैं। तो ये एक ज़िले के नामचीन अधिवक्ता थे और इनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जिस हिसाब से इनकी शोहरत थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 20 साल पहले जो था जिला अधिवक्ता, वही है, कुछ नया होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, इस पर क्या है कि बहुत ज़्यादा इनके पास अधिकार रहते नहीं हैं और ना ही समय ज़्यादा लंबा रहता है जी। 2 साल का कुल समय रहता है और उस 2 साल के कार्यकाल में 6 महीने तो चुनाव जीतने के बाद वो समय निकल जाता है और लास्ट का 6 महीने फिर चुनाव आना है उसमें निकल जाता है। मैंने 6 महीने अभिनंदन कराने में चला जाता है। मोटा मोटी 1 से 1.5 साल का जो समय रहता है उतना ही रहता है इनके पास। तो और ना ही ऐसे कोई बहुत अधिकार हैं या कहीं से फंडिंग की बड़ी व्यवस्थाएं हैं कि वो फंड आएगा और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जो संघ में जो अधिवक्ताओं द्वारा पैसा जो फीस आती है वो है, और कुछ ये सब चीज़ें मिल करके ही उससे पूरा वो संघ का स्ट्रक्चर चलता है। तो इन कारणों से भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपसे हमने चर्चा किया और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातचीत रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।